हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। पीवाईक्यूज की इस सीरीज में हम आयोग के द्वारा पिछले 5 सालों में जितने भी क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं उनमें अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हम उनका रिवीजन कर रहे थे। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इनके जो क्वेश्चंस थे उनको रिवाइज किया। साइंस का भी एक पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने कई क्वेश्चंस जो कि साइंस से पूछे गए हैं पिछले कई पेपरों में उनको रिवाइज किया था। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को हमने इस सेक्शन में हम रिवाइज करेंगे। तो मैंने जैसे कि पहले भी मेंशन किया है कि 2022 में उत्तराखंड के कई सारे एग्जाम हैं जिनकी तैयारी आप लोग भी कर रहे होंगे और उसी तैयारी को एक बेटर फिनिशिंग टच देने के लिए हमने ये पीवाईक्यू सीरीज जो थी वो स्टार्ट की, ताकि पीवाईक्यूज के जो क्वेश्चंस है ऑलरेडी जो पीवाईक्यूज है उनको रिवाइज करके आप ये समझ पाए कि आपको किस डायरेक्शन में तैयारी करनी है। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप तैयार कर रहे हैं तो उसे आपके किस डायरेक्शन में, किस डिफिकल्टी लेवल तक आपको उसको तैयार करना है, इसे समझने के लिए हमने ये पीवाईक्यूज का सीरीज स्टार्ट किया। साइंस का ये सेकंड सेशन है। तो आज हम इसमें रिवाइज करेंगे वो बचे हुए क्वेश्चन जो कि आयोग के द्वारा पिछले 5 सालों में विभिन्न एग्जामों में साइंस से पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर इवोल्यूशनरी सक्सेस म्यूटेशन मस्ट अकर इन। विकासवादी सफलता के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए। तो इसके 4 ऑप्शंस आपको गिवन हैं: सोमेटिक आरएनए, सोमेटिक डीएनए, जर्म प्लाज्म आरएनए और जर्म प्लाज्म डीएनए। तो इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो सक्सेसफुल म्यूटेशन के लिए आपका होना जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जर्म प्लाज्म डीएनए। तो जर्म प्लाज्म डीएनए जो है वो आपका एक तरीके से अकर होना जरूरी है अगर आप सक्सेसफुल इवोल्यूशनरी म्यूटेशन चाहते हैं। तो इसके लिए आपका जर्म प्लाज्म डीएनए होना जरूरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपना। बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पर स्थित है। तो किस जगह पे स्थित है आपसे पूछ रहा है? अल्मोड़ा, देहरादून, श्रीनगर और पंतनगर। तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका जनरल साइंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन है और अगर आप देखें तो उत्तराखंड जीके से भी रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है वो आपका कहां पर स्थित है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: अल्मोड़ा, देहरादून, श्रीनगर और पंतनगर। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, पंतनगर। तो पंतनगर में आपका बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। ठीक है, तो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से उत्पादित पहला व्यावसायिक उत्पाद है। तो इसके ऑप्शन आपको दिए गए हैं: पैरासिटामोल, एस्पिरिन, इंसुलिन, नन ऑफ दीज। तो ये कह रहा है इन चारों ऑप्शंस में से पहला ऐसा कौन सा कॉमर्शियल प्रोडक्ट है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू आपका डेवलप किया गया है? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका है इंसुलिन। ऑप्शन सी, इंसुलिन इसका राइट आंसर है। जो आपका इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन है, वो 1982 में, ठीक है ना, सो इसको अप्रूव किया गया था 1982 में एफडीए द्वारा। और इसको जो हम यूज करते हैं ह्यूमन इंसुलिन को, ये हम डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोडक्ट हो गया जो जेनेटिकल इंजीनियरिंग के थ्रू किया गया था वो था आपका इंसुलिन, ऑप्शन सी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉल्फिन इज एन एग्जांपल ऑफ विच क्लास। डॉल्फिन को किस में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछ रहा है कि डॉल्फिन जो है उसको हम किस में वर्गीकृत करते हैं। तो आपका ऑप्शन ए है एम्फीबिया, बी फिश, सी मैमल और डी रेप्टाइल। तो ये 4 आपको कैटेगरीज दी गई हैं और इसमें आपसे पूछा गया है कि जो डॉल्फिन है वो किस क्लास के अंदर आती है। तो मैं आपको बता दूं जो डॉल्फिन आपकी आती है वो आती है मैमल्स क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मैमल। ठीक है, तो डॉल्फिन आपका मैमल क्लास के अंदर आती है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड थ्रू। ठीक है, तो पीला बुखार किसके माध्यम से फैलता है? तो इसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है आपका एडीज, क्यूलेक्स, मेल एनोफेलिस और फीमेल एनोफेलिस। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एडीज। ठीक है, तो ऑप्शन ए, एडीज इसका राइट आंसर है। इसके बारे में अगर आपको मैं और बताऊं तो येलो फीवर जो होता है वो फैलता है फैलवी वायरस के। ठीक है, नाम आपको ध्यान में रखना है, फैलवी वायरस, FLAVI और वायरस। ठीक है,
तो इसके ये कारण फैलता है। और ये यूजुअली कैसे फैलता है, जो आपका जब मच्छर आपको काटता है तो उसके कारण ये आपका फैलता है। जैसे कोई इन्फेक्टेड पर्सन है या इन्फेक्टेड मॉन्की है, उसको अगर कोई मच्छर काटता है और वही मच्छर फिर एक हेल्थी पर्सन को काटता है, तो ये उस इन्फेक्टेड में से हेल्थी पर्सन की ओर क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है ना। और वो कौन सा मॉस्किटो होता है, वो एडीज मॉस्किटो ही होता है, जो इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। ठीक है। बाकी अगर दूसरे ऑप्शंस की बात की जाए तो इसमें जो है क्यूलेक्स है, वो आपका जो वेस्ट नाइल वायरस होता है। ठीक है, वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है, इसको ट्रांसमिट करता है, जो आपका क्यूलेक्स होता है। वहीं अगर बात की जाए फीमेल एनाफोलिस की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन डी है, जो फीमेल आपका एनाफोलिस है, ये आपका ट्रांसमिट करता है मलेरिया। जो मलेरिया डिजीज होता है, ये इसी मॉस्किटो, जो आपका फीमेल एनाफोलिस है, इसी के कारण होता है। ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में इस चीज को ट्रांसमिट करती है। ठीक है। तो और येलो फीवर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वो एडीज द्वारा होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडीज। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not a flightless bird? निम्नलिखित में से कौन सा एक उड़न रहित पक्षी नहीं है, मतलब जो पक्षी उड़ सकता है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कीवी, ईमू, ऑस्ट्रिच और सेरास क्रेन। तो ये चार आपके हैं, सरस क्रेन। तो चार आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और इस ऑप्शन में आपको पूछा है कि कौन सा एक ऐसा पक्षी है जो उड़ सकता है। ठीक है, उसमें दिया गया उड़न रहित नहीं है, इसका मतलब जो उड़ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सरस क्रेन। ठीक है। कीवी जो है वो आपका एक फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकती है। ईमू जो है वो भी आपका फ्लाइटलेस बर्ड है, और ये जो बर्ड जो होता है मोस्टली आपका ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा पाई जाती है। वहीं ऑस्ट्रिच जो है वो भी आपका एक फ्लाइटलेस बर्ड है। बट जो आपका डी, जो आपका सरस क्रेन है, ये आपका एक फ्लाइटलेस बर्ड नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो है उड़ सकते हैं, लेकिन ये नॉन माइग्रेटरी होते हैं। ठीक है, ये माइग्रेट नहीं करते हैं लेकिन उड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, सरस क्रेन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट सक्सेसफुली लॉन्च द सैटेलाइट ऑफ इंडिया वॉज। पहली बार सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया भारतीय उपग्रह कौन सा है। तो चार ऑप्शन इसमें दिए गए हैं आपको, आर्यभट्ट, भास्कर 1, इनसेट आईए और आईआरएस आईई। तो ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से ऐसा पहला कौन सा सैटेलाइट है जिसे लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्टा जो है वाला जो नाम का सैटेलाइट है वो इंडिया में सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं ये इंडिजीनियस है, भारत में ही बनाया गया है, भारत ने ही इसको बनाया था, तो इंडिजीनियस है। और कब लॉन्च किया गया था, डेट इंपॉर्टेंट है, 19 अप्रैल 1975। ठीक है, तो ये डेट भी आपसे कभी पूछ ली जाएगी कि सबसे पहला जो सैटेलाइट है वो कब लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली, तो वो किया गया था 19 अप्रैल 1975 और जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है ना। और ये आपका बिल्ड किया था, किसने बिल्ड किया था, ये आपका बिल्ड किया था इसरो ने। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा इसको क्या किया था, बिल्ड किया गया था। और इसको जो नाम रखा गया था वो फेमस जो इंडियन मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोनॉमर है आर्यभट्ट के उनके नाम पे रखा गया था इसको। ठीक है, तो इसलिए आप देखेंगे कि जो आर्यभट्ट है वो रखा गया था इनका नाम, याले जो हमारा पहला सैटेलाइट था इसका। तो ये कुछ इससे रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिकले सेल एनीमिया इज अ डिजीज ऑफ। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया किसकी बीमारी है, बेसोफिल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये आपके चार ऑप्शंस दिए हैं और इसमें से पूछा है कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है ये किसकी इसमें बीमारी है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी है वो है आपकी आरबीसी की। ठीक है ना, रेड ब्लड सेल्स की। तो मैं आपको बता दूं, जब आपकी जो ब्लड सेल्स होते हैं वो इतने हेल्थी नहीं हो पाते हैं या इतने स्वस्थ वो नहीं हो पाते हैं कि वो पूरे बॉडी में आपके ऑक्सीजन को क्या कर सके, कैरी कर सके।
तब आपको इस तरीके की बीमारी जो सिकल सेल एनीमिया होती है ये बीमारी होती है। तो एक तरीके से किसकी बीमारी है, ये रेड ब्लड सेल्स की है जो आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती हैं। तो ये जब रेड ब्लड सेल्स आपके इतने हेल्थी नहीं हो पाते हैं तो याली जो आपकी डिजीज है सिकल सेल एनीमिया, ये डिजीज आपको होती है। ठीक है, तो इसका था ऑप्शन बी, रेड ब्लड सेल की ये बीमारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Which of the following develops immune system in the body? निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करता है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम्स और हार्मोन। तो इन चारों में से कह रहा है कि ऐसा कौन सी वो चीज है जो इम्यून सिस्टम को, अभी आपकी जो बॉडी है उसमें इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। तो आप देखेंगे भी जो आजकल का समय है जहां पर कोविड-19 वायरस जो चल रहा है, उसमें जो कोविड-19 जो वायरस है वो आपके इम्यून सिस्टम को ही सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। ठीक है ना, तो उसमें आपकी इम्यूनिटी जो है, जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको वायरस बहुत जल्दी ये कैच कर ले रहा है। तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि कौन जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है इन चार ऑप्शन में से। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, एंटीजन। एंटीजन वो चीज है जो हमारे डेवलप करती है इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एंटीजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू विच थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन है वो रिलेट करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार्ज, बी मोमेंटम, सी एनर्जी, डी मैटर। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी थ्योरी है कंजर्वेशन की जो रिलेट करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है एनर्जी नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। ठीक है ना, तो उससे ना क्रिएट किया जा सकता है ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इस यूनिवर्स की। तो ये डायरेक्टली जो आपका रिलेट करता है वो रिलेट करता है किससे, एनर्जी से। तो इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनर्जी। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन व्यू ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स द व्यूज ऑफ विच इंसेक्टिसाइड हैज बीन रिड्यूस्ड। तो पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया गया है। तो ऑप्शन ए है गेमेक्सिन, बी है डीडीटी, सी है बीएचसी और डी है डीएमटी। तो ये चारों के चारों आपको इंसेक्टिसाइड्स दिए गए हैं। आपको इनमें से ये बताना है कि इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इनमें इंसेक्टिसाइड्स को जो है उसका यूज रिड्यूस कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं इन चारों ऑप्शंस में से जो आपका ऑप्शन ए है गेमेक्सिन, उसके यूज को एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूस किया गया है। और WHO ने भी इसको माना है कि ये जो आपके हेल्थ पर्पस से जो है ये आपके लिए बहुत डेंजर साबित हो सकता है, ज्यादा आपका इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो वही मैं आपको बता दूं कि ये जो गेमेक्सिन है ये यूजुअली आपके नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर इसकी मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है, जब इंसेक्टिसाइड जो है, जो गेमेक्सिन इंसेक्टिसाइड है, अगर इसका यूज आप ज्यादा करने लगेंगे तो नर्वस सिस्टम जो है ये इफेक्ट कर सकता है। साथ ही साथ लीवर एंड किडनी में भी ये एक इफेक्ट डाल सकता है। अगर आप गेमेक्सिन इंसेक्टिसाइड का प्रयोग ज्यादा करेंगे तो इस तरीके के आपको सिम्टम्स या इस तरीके के आपको आउटकम्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीड्स ऑफ सनफ्लावर प्लांट कंटेन्स, सूरजमुखी के पौधों के बीज में होता है। तो आपसे पूछ रहा है सूरजमुखी का जो पौधा होता है वो क्या कंटेन करता है, उसका बीज जो होता है उसमें क्या चीज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन है एल्कलॉइड, बी ऑयल, सी डाई, डी क्रिस्टल। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इन जो सूरजमुखी का जो आपका पौधा है उसमें क्या चीज होती है, जो उसका सीड होता है उसमें क्या होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑयल। ठीक है, तो सनफ्लावर ऑयल भी आता है तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि जो उसका बीज होता है उससे ही वो क्या है, तेल बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, ऑयल। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which statement is not associated with nuclear fission। ठीक है, तो न्यूक्लियर फिजन के बारे में इसने यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सी चीज जो है इन चारों में से वो न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए है आपका न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स,
source of energy in nuclear reactor that produce electricity, enormous energy is released in an atom bomb। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको दी गई हैं। तो उससे पहले मैं आपको न्यूक्लियर फिजन के बारे में बता देता हूं कि न्यूक्लियर फिजन जो होता है वो क्या चीज है। ठीक है ना, तो एक तरीके से आपके समझ ले एक बड़ी जो न्यूक्लियस है वो अगर बहुत से पार्टों में टूट जाए, एक तरीके से स्प्लिटिंग आप समझ लें कि स्प्लिटिंग की जो प्रोसेस होती है न्यूक्लियर के अंदर, उसी को आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। और उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वही जो एनर्जी होती है, ठीक है, उसी के बारे में आपसे पूछ भी रहा है कि उसमें और जो आपका एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स है उसमें से कौन सी ये चीज होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स। तो ये जो है वो आपका न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड नहीं है, जबकि जो आपका एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स है वो किससे रिलेटेड है, वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, फिजन से रिलेटेड ना होते हुए किससे रिलेटेड है, फ्यूजन से। और फ्यूजन क्या होता है, जब आपके बहुत से छोटे छोटे एटम्स आपके मिलके एक बड़ा आपका एटम बनाते हैं, तो उसमें जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है वही आपका क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, तो बाकी ये जो तीन है ये न्यूक्लियर फिजन के एग्जांपल हैं, बट एनर्जी जनरेशन इन स्टार्स जो है वो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज एंड स्टार्च आर बोथ मेड अप ऑफ। सेल्यूलोज और स्टार्च दोनों किससे बने होते हैं, तो आपका आंसर ऑप्शन है प्लस माइनस ग्लूकोज, माइनस माइनस फ्रक्टोज और बोथ ए एंड बी, प्लस माइनस लैक्टोज। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से पूछा है कि ग्लूकोज और स्टार्च जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन ए, प्लस माइनस ग्लूकोज। तो इससे मिलके आपके सेल्यूलोज और स्टार्च बने रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्च के बारे में आपको बता दूं कि स्टार्च जो होता है वो आपका इंपॉर्टेंट सोर्स होता है किसका, कार्ब्स का। ठीक है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स का आपका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है आपका स्टार्च होता है। वहीं आपका जो सेल्यूलोज है वो भी एक फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, जो आपका सेल्यूलोज है वो भी कार्बोहाइड्रेट्स है और फाइब्रस है, और आपका कहां पाया जाता है, प्लांट्स में ये पाया जाता है। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। स्टार्च आपका इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है और सेल्यूलोज भी आपका एक फाइब्रस कार्बोहाइड्रेट है जो कहां पाया जाता है, इन ऑल द प्लांट्स। ठीक है ना, और दोनों के दोनों जो है वो सेम मोनोमर से मिलके बने हैं, जिसका आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो है प्लस माइनस ग्लूकोज। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपने। Which of the following are mechanical waves? निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंगे हैं, तो ऑप्शन ए है आपका रेडियो वेव्स, बी है एक्सरेज, सी है आपका माइक्रो वेव्स और डी है आपका साउंड वेव्स। तो इन चारों में से कौन सा वो आपका है जो मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स जो है आपका मैकेनिकल वेव्स हैं, और मैकेनिकल वेव्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि उसको प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है ना, तो साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए आपको पता है मीडियम की जरूरत होती है। बिना मीडियम के जो है साउंड एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल नहीं कर पाएगी, तो इसीलिए जो आपका साउंड वेव्स है वो मैकेनिकल वेव्स होते हैं। तो इन चारों में से जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन डी, साउंड वेव्स। अगर बात की जाए बाकी बचे हुए ऑप्शंस की, रेडियो वेव्स की, माइक्रोवेव्स की और एक्स रेज की, तो ये तीनों जो वेव्स हैं ये तीनों आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि तीनों की तीनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये ऊपर की तीन जो दिख रही हैं, रेडियो वेव्स, एक्सरेज और माइक्रोवेव्स हैं। वहीं जो ऑप्शन डी है वो आपका क्या है, मैकेनिकल वेव्स है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, तो यहां पर आपसे पूछा है कि जो 1 नैनोमीटर है वो किसके इक्वल होगा। ऑप्शन ए 10 की पावर -9 मीटर, बी 10 की पावर -6 मीटर, सी 10 की पावर -10 मीटर और ऑप्शन डी 10 की पावर -3 मीटर। तो इन चार ऑप्शंस में से आपसे पूछ रहा है कि 1 नैनोमीटर जो है वो किसके इक्वल होगा। तो इसका सिंपल आंसर जो है आपका डायरेक्ट वो है आपका ऑप्शन ए 10 की पावर -9 मीटर। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू आपका होता है 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है इस तरीके के क्वेश्चन कन्वर्जन वाले कि कन्वर्ट करके क्या आंसर आएगा। तो इसका होगा ऑप्शन ए 10⁻⁹ मीटर। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एट, भू स्थिर उपग्रह के परिक्रमण की समय विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इसमें 12 आवर, 24 आवर, 48 आवर्स और 6 आवर्स। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसके रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड कितना होता है। ठीक है, तो जो वो रिवॉल्व करती हैं तो वो कितना टाइम लेती हैं पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में। तो उससे पहले मैं आपको एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में बता दूं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं होती क्या है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है। ठीक है ना, तो अर्थ ऑर्बिटिंग ये सैटेलाइट है और लगभग ये आपका 35,800 किलोमीटर एल्टीट्यूड में आपकी ये सैटेलाइट होती है और डायरेक्टली आपके ओवर द इक्वेटर, बिल्कुल आपके इक्वेटर के ऊपर ये सैटेलाइट होती है। ठीक है ना, और ये सैटेलाइट सेम डायरेक्शन में रिवॉल्व करती है। तो ये सैटेलाइट आपके जो होता है सेम डायरेक्शन में रोटेट करती है जिस डायरेक्शन में आपका अर्थ रोटेट करता है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट ये आपकी सैटेलाइट रिवॉल्व करती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ भी लिया जाएगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं वो किस डायरेक्शन में आपका रोटेट करती हैं। तो जिस डायरेक्शन में आपका अर्थ रोटेट करता है सेम उसी डायरेक्शन में ये आपकी ये भी रोटेट करती हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि रिवॉल्यूशनरी जो उसका टाइम है, जो उसका रिवॉल्यूशन का टाइम है वो कितना है। तो जब ये अर्थ के साथ ही रोटेट कर रही है तो जितना आपका अर्थ टाइम लेगा उतना ही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी लेंगी और अर्थ अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 24 आवर का टाइम लेता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी सेम 24 आवर्स का ही टाइम अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लेगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 24 आवर्स। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ कॉपर एलॉय, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कॉपर मिश्र धातुओं का है। ऑप्शन ए है आपका ब्रास एंड इनवर, ब्रॉन्ज एंड निक्रोम, सी ब्रास एंड ब्रॉन्ज, डी नन ऑफ द अबव। तो इनमें से आपसे पूछ रहा है इन चारों पेयरों में से कौन सा ऐसा पेयर है जो कॉपर का एलॉय है। तो इसका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी ब्रास एंड ब्रॉन्ज। तो ये दोनों जो हैं वो आपके क्या हैं, कॉपर के एलॉय हैं। तो पहले बात करता हूं मैं ब्रास की। जो ब्रास होता है वो आपका एलॉय होता है। ठीक है, और एलॉय किन किन का होता है, तो एलॉय होता है कॉपर का और जिंक का। ठीक है, तो इन दोनों का आपका एलॉय होता है ब्रास। वहीं अगर बात की जाए ब्रॉन्ज की, कि जो ब्रॉन्ज है वो किनका एलॉय होता है, तो ब्रॉन्ज आपका एलॉय होता है कॉपर का और टिन का। इन दोनों का जो आपका एलॉय होता है वो आपका होता है ब्रॉन्ज। ठीक है, और ब्रास का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कॉपर और जिंक। तो दोनों में आप देखेंगे कॉपर जो है कॉमन है, इसीलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी ब्रास एंड ब्रॉन्ज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू, अर्धचालक में विद्युत चलन किसके कारण होता है। और ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स, बी होल्स, सी बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स और डी नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल्स। तो इन चार ऑप्शन में से आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन जो सेमीकंडक्टर में होता है वो किसके कारण होता है, ये आपसे इसमें पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो होगा, राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन सी बोथ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इन दोनों के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर वो इन्हीं दोनों के कारण इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के कारण होता है। ठीक है ना,
तो इसका आंसर जो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पेट्रोल फायर बी एक्सटिंग्विश्ड? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल की आग को बुझाया जा सकता है? तो आपको ऑप्शंस गिवन है, ए है आपका सैंड, बी वाटर, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी सॉडस्ट। तो इन चारों में से हम किस चीज का यूज करते हैं पेट्रोल की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए? तो ये इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी कार्बन डाई। ठीक है, CO2 का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये CO2 क्या करता है, ये CO2 जो होता है वो रिप्लेस कर देता है ऑक्सीजन को। ठीक है ना, तो जब आपका CO2 ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है तो वहां पर आपका आग जो होती है वो एक्सटिंग्विश हो जाती है। तो इस तरीके से जो है पेट्रोल फायर को हम कभी भी एक्सटिंग्विश करने के लिए किसका यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी CO2। तो ये थे साइंस के क्वेश्चन। साइंस के क्वेश्चन भी अब हमने कंप्लीट कर लिए हैं और अब इसके बाद हम अभी तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस से जो भी क्वेश्चंस आयोग के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनको हम कवर कर चुके हैं। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया हो, इससे आपको हेल्प मिली हो, तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगे किसी के लिए ये हेल्पफुल है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को, जिसपे हम अब आगे आने वाले समय में बहुत सारे इसी तरह के वीडियोस लाने वाले हैं उत्तराखंड के एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो UKPSC के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम हो, चाहे वो UKSSC के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्जाम हो, पटवारी, लेखपाल, SI कांस्टेबल, UKPSC प्री, RO ARO, इन सभी एग्जाम्स के लिए से रिलेटेड कई हम इसमें सीरीज लाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम इसमें और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें। और आप टेलीग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम अपने वीडियोस के लिंक एडवांस में पोस्ट कर देते हैं। और इसके अलावा कोई भी नोट्स, कोई भी अदर मटेरियल, कोई भी नोटिफिकेशन अगर आयोग की तरफ से होते हैं तो वो भी हम टेलीग्राम में ही पोस्ट कर देते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।